हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पी प्रेप हब। तो 60 डेज का क्रैश कोर्स बैंकिंग के प्री एग्जाम के लिए एक और वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सो हियर आई एम। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट से डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको टिप्स बताए थे, उनका कैसे यूज करना है क्वेश्चन में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। आई होप लास्ट वीडियो आपने मेरी जरूर देखी होगी जिसमें मैंने आपको टिप्स बताए हैं। नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लो, वहां से टिप्स कलेक्ट कर लो, देन उसके बाद ये वीडियो देखना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जिन्होंने वीडियो देखी है, टिप्स आपको पता है ना, अब उन्हें हम कैसे यूज करेंगे ये क्वेश्चन और इजीली सॉल्व करने के लिए, आसानी से जिससे ये सॉल्व हो जाए, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बोला था मिलेंगे आपको। सेंटेंसेस की बात नहीं कर रही मैं, क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। बैंकिंग का ये एग्जाम है, एसएससी से कंपेयर मत करना। तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस मिल सकते हैं 5 भी, 6 भी, 7 भी। 5 मिले तो आप लकी होगे, क्योंकि आपको फिर 5 जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आपका एक भी गलत होगा तो आपको पता लग जाएगा ऑप्शंस में से। लेकिन अगर 6-7 लाइनें हुई तो हो सकता है ऐसा भी, जरूरी नहीं है 5 ही लाइनें हो। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस ABCD जितने भी हैं इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। पहले आपको पैरा दिया जाएगा, नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस अभी नहीं पढ़ने हैं, पहले हमें उसका सीक्वेंस सॉल्व करना है। सीक्वेंस आप रफ पेपर पे नोट करोगे, उसके बाद क्वेश्चंस करने में आपको फ्यू सेकंड्स लगेंगे। तो मेन फोकस हमारा यहाँ पे जो हमें ABCDEF दिया गया है या जितने भी दिए गए हैं उन पे ध्यान देना है। तो आज के लिए देखो ABC और है हमारे पास DEF, 6 सेंटेंसेस है, हमें इसको अरेंज करना है, देन इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। लेकिन वो क्वेश्चंस इसी की अरेंजमेंट पे बेस्ड हैं, तो हमें अरेंजमेंट पे ध्यान देना है। तो अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रीडिंग करनी है एंड इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढनी है। तो चलिए इंट्रोडक्टरी लाइन देखते हैं, रीडिंग साथ साथ आप कीजिए मेरे। For some it could be rearing animals, for others it could be। अब आप देखो ये लाइन यहाँ पे इनकम्प्लीट लग रही है एंड इंट्रोडक्टरी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कुछ रियरिंग एनिमल्स की बात हो रही है कि कुछ लोगों के लिए ये एनिमल्स को रियर करना हो सकता है एंड अदर्स के लिए क्या, तो लाइन इनकम्प्लीट है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका पेयर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अभी ये हमारा पहला स्टेप नहीं है। गलती आप यहीं करते हो, यहीं से आप क्या करते हो, पेयरिंग भिड़ाना शुरू कर देते हो कि इसके बाद क्या आएगा। लेकिन हमें पहला स्टेप पहले इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढनी है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने नंबर लूज नहीं करने हैं। एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, तो 5 नंबर हमें पूरे लेने हैं, एक भी कटवाना नहीं है। तो इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढनी है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बिकॉज अ गुड नर्सरी इज एसेंशियल फॉर सप्लाइंग द राइट टाइप ऑफ सीडलिंग्स टू द फार्मर्स हु प्लांट इट ऑन लार्ज एरिया। सो बिकॉज से स्टार्ट है, इट ऑब्वियस कि ये यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकती। Then moving ahead, next line देखो, growing only 1 or 2 crops seldom proves to the remunerative for farmers। Yes, आई गेस आपको भी पता लग गया। मैंने बोला था कि कोई जनरल इंट्रोडक्टरी लाइन होगी, कुछ जनरल फैक्ट बोला गया होगा या कोई जनरल बात बोली गई होगी। अब यहाँ पे आप देखो, ग्रोइंग ओनली 1 or 2 क्रॉप्स, 1 या 2 ही क्रॉप्स को उगाना फार्मर्स के लिए ये प्रूव होता है रेम्यूनरेटिव। तो ये यहाँ पे एक कैजुअल लाइन बोली गई है कि क्रॉप्स उगाना फार्मर्स के लिए। तो ये हमारी पहली लाइन हो सकती है, लेकिन अभी हमने बाकी की नहीं पढ़ी है, तो बाकी की भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। डी लाइन देखो, इन फैक्ट मेंटेनिंग अ नर्सरी इज वन ऑफ द मेन रिक्विजिट्स फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे इन फैक्ट की बात हो रही है, तो यानी इससे पहले फॉर श्योर कुछ ना कुछ लाइन जरूर बोली गई होगी, तो ये भी हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं है। अलॉन्ग विद द क्रॉप्स एन एडिशनल एक्टिविटी नीड्स टू बी टेकन अप टू इंक्रीज इनकम। तो ये भी हमारी यहाँ से पहली लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है क्रॉप के साथ कोई एडिशनल एक्टिविटी, तो ये बाद में हम इसकी बात करेंगे। मेंटेनिंग अ नर्सरी फॉर सप्लाइंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट सीडलिंग्स, तो
मेंटेन करना नर्सरी को, कुछ सप्लाइंग ऑर्नामेंट्स और प्लांट्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ फार्मिंग से रिलेटेड बात हो रही है। नर्सरी भी आ रहा है, प्लांट आ रहा है, सीडलिंग्स आ रहा है। तो अभी हमारा जो पहला सेंटेंस है डेफिनेट यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है हमारा सी वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको 1 मार्क करना है। 1 मार्क करना है, या फिर आप अपने रफ पेपर पे लिख सकते हो सबसे ऊपर की इंट्रोडक्टरी लाइन है सी। देन उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारा कि हमें पेयरिंग फाइंड करनी है। सीक्वेंस नहीं ढूंढना है, सिर्फ पेयर बनाने हैं कि इसके बाद ये लाइन आ सकती है या नहीं। अब देखो, और सम इट कुड बी रियरिंग एनिमल्स, फॉर अदर्स इट कुड बी, कुछ के लिए ये रियरिंग एनिमल्स हो सकता है, लेकिन अदर्स के लिए तो यहाँ पे ज़रूर इसका कोई पेयर है जो कि हमें ढूंढना है। बी वाला बिकॉज से स्टार्ट है तो ये इसका पेयर नहीं हो सकता। एक रीडिंग में हमें ये चीज़ें पता लग गई हैं तो बार बार रीड करने की ज़रूरत भी हमें यहाँ से देखो नहीं है। सी वाला हमारा पार्ट पहले ही हमने फाइनल कर दिया कि वो हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन है, तो वो भी यहाँ पर नहीं होगा। देन हमारे पास 3 सेंटेंसेस बचते हैं, अब हमें इसमें से ढूंढना है। सो अदर्स के लिए इट कुड बी इन फैक्ट मेंटेनिंग, तो ये भी लाइन यहाँ पे नहीं हो सकती, तो डी भी हमारे इसके बाद की लाइन नहीं है। देन along with the crops an additional activity needs to be taken up to increase income, तो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ के लिए ये एनिमल रियरिंग है लेकिन बाकी के लिए ये क्या है। तो along with crops तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा सेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो एफ वाला सेंटेंस है यानी कि वो सेंटेंस हमारा फिट बैठता है ए के साथ, यानी कि यहाँ से जो हमें अपना सेंटेंस मिला है, पेयर मिला है, दैट इज ए एफ। अब देखो, इट कुड बी मेंटेनिंग अ नर्सरी फॉर सप्लाइंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट सीडलिंग्स, कुछ के लिए ये एनिमल रियरिंग हो सकती है, बाकियों के लिए ये मेंटेन करना एक नर्सरी को कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट सीडलिंग्स को मेंटेन किया जा सके, सप्लाई किया जा सके। बन गया यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस जो कि सेंस भी दे रहा है, मीनिंग भी दे रहा है। पेयर हमें यहाँ से एक मिला, ए और एफ। अभी हम ये नहीं पता करेंगे कि इनका सीक्वेंस क्या है, ये सेकंड नंबर पे आ रहे हैं या थर्ड नंबर पे आ रहे हैं, वो काम हमारा थर्ड स्टेप में है। सेकंड स्टेप में हमें पता लग गया कि ये यहाँ पे मैंडेटरी पेयर है, जहाँ पे भी ए आएगा उसके बाद एफ आएगा ही आएगा। नोट डाउन इसे अलग से पेपर पे आप रफ पेपर पे अपने करके रख लेना। नाउ अब देखो और कोई आपको मिल सकता है। Because a good nursery is essential for supplying the right type of seedlings to the farmers who plant it on large areas। तो अब यहाँ पे आप देखो तो यस, ये हमारा F के बाद B लाइन हो सकती है, बट मैंडेटरी पेयर है, ये यहाँ पे कंफर्म नहीं है क्योंकि ये अधूरी लाइन नहीं है, एक पूरी लाइन बोली गई है। Then in fact maintaining a nursery is one of the main requisites for agriculture, तो ये भी यहाँ पे इसकी भी कोई लाइन नहीं मिल रही है। Then along with the crops an additional activity needs to be taken up to increase income, कि क्रॉप के साथ एक एडिशनल एक्टिविटी भी होनी चाहिए ताकि इनकम को इंक्रीज किया जा सके। आई गेस कि जो मेरे दिमाग में आया वो आपके दिमाग में भी आया कि ये हमारी यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेप था, जो हमारी क्लोजिंग सेंटेंस है, वो हो सकता है कि लास्ट में अब हम उस कंक्लूड कर सकते हैं कि क्रॉप्स के साथ एक एडिशनल एक्टिविटी होगी तो वो इनकम को इंक्रीज कर सकती है। यस, जैसा मैंने आपको कहा था कि लास्ट लाइन भी आपको ऐसी मिल सकती है। तो यस, यहाँ पे अभी हमारा जो हमें पेयर मिला वो यहाँ पे हमें एक ही मिला, ए एफ का पेयर। तो अब हमें उस पेयर को भी लिख लिया। नाउ कम टू थर्ड स्टेप, हमें क्लोजिंग सेंटेंस ढूंढना है जो कि हमें अभी लग रहा था कि ई सेंटेंस हमारा हो सकता है। तो एफ नहीं हो सकता एंड डी की मैं बात करूँ तो डी भी नहीं हो सकता। नाउ ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी देखते हैं। बिकॉज अ गुड नर्सरी इज एसेंशियल फॉर सप्लाइंग द राइट टाइप ऑफ सीडलिंग्स टू द फार्मर्स हु प्लांट इट ऑन लार्ज एरियाज। तो यस, अगर आप इस पे ध्यान दो तो देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि गुड नर्सरी एसेंशियल है सप्लाई करने के लिए राइट टाइप ऑफ सीडलिंग्स टू द फार्मर्स जो उसको लार्ज एरियाज में प्लांट करते हैं। तो यस, आई गेस कि यहाँ से अब जो है हमें पता लग गया कि हमारा क्लोजिंग सेंटेंस क्या है। हमारा क्लोजिंग सेंटेंस ई नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनकम को इंक्रीज करने की बात हो रही है, तो कोई ना कोई स्टेप भी जरूर बताया होगा। लास्ट स्टेप में हमारी बात हुई है कि फार्मर्स को राइट टाइप ऑफ सीडलिंग के लिए गुड नर्सरी भी असेंशियल है।
तो यहाँ से हमारा जो क्लोजिंग सेंटेंस है वो भी आई गेस हमें मिल गया है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, बी वाला हमारा लास्ट सेंटेंस हुआ, ए के बाद एफ आ रहा है। नाउ अब हमें प्रॉपर सीक्वेंस, हमारा फोर्थ स्टेप इस पे आ जाते हैं। सीक्वेंस अब हमें बनाना है। अब हमारे पास कुछ आइडिया हमें लग गया है। तो पहली लाइन हमारी हो गई कि एक से ज़्यादा क्रॉप उगाना फार्मर्स के लिए रेम्यूनरेटिव प्रूव हो सकता है। देन इसके बाद क्या इसका सेकंड लाइन हो सकती है, तो ये तो फॉर श्योर नहीं है। इनफैक्ट मेंटेनिंग अ नर्सरी, नर्सरी की बात इससे पहले नहीं हुई है, तो ये भी लाइन नहीं होगी। देन एफ, अगर एफ वाली हम लाइन नहीं ले सकते, वो एफ ए के साथ है। तो ई वाली लाइन देखो, अलॉन्ग विद द क्रॉप्स एंड एडिशनल एक्टिविटी नीड्स टू बी टेकन अप टू इंक्रीज इनकम। तो अब यहाँ पे देखो लाइनें देखना किस तरीके से हम यहाँ पे उसका पेयरिंग कर रहे हैं। एक से ज्यादा क्रॉप उगाना रेम्यूनरेटिव हो सकता है, इसीलिए अलॉन्ग विद क्रॉप्स एंड एडिशनल एक्टिविटी जरूरी है इनकम को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी कि एक या एक से ज्यादा क्रॉप उगा रहे हैं फार्मर्स तो उनके लिए रेम्यूनरेटिव है। तो इसके साथ एक क्रॉप के साथ अगर वो एक और उगाते हैं, कोई एडिशनल एक्टिविटी को ऐड अप कर लेते हैं तो उनकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ यानी कि अभी हमारा जो सीक्वेंस बना, ए आया, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। सॉरी, ए नहीं था, हमारा पहला सेंटेंस था सी, देन सी के बाद आया हमारा ई, और हमें पता है कि ए के बाद हमारा जो एक फिक्स है दैट इज एफ है, तो जहां पे भी ए आएगा वहां पे एफ जरूर आएगा, लेकिन अभी हमें बाकी नहीं पता है। लास्ट सेंटेंस था हमारा बी, तो बी हमारा लास्ट हो गया। अब देखो यहाँ से सी, ई और बी हमारे फिक्स हैं, ए के बाद एफ आएगा, ये यहाँ से हमारा कंफर्म है। तो अब यहाँ पे ए एफ हमारा है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ पता करना है कि जो हमारा डी वाला सेंटेंस है वो इससे पहले आएगा या इसके बाद आएगा, यानी कि ए एफ से पहले आएगा या ए एफ के बाद आएगा। देखो काम यहाँ से हो गया हमारा इजी। नाउ डी सेंटेंस देखो, इनफैक्ट मेंटेनिंग अ नर्सरी इज वन ऑफ द मेन रिक्विजिट्स फॉर एग्रीकल्चर। अब यहाँ से ध्यान दो, तो हमारा जो ए सेंटेंस था जिसमें हमारी बात हो रही थी, जो कि हमारा एफ सेंटेंस तक भी आया था, तो एफ तक आया था कि एक नर्सरी को मेंटेन करना, कुछ के लिए एनिमल्स को रियर करना एंड अदर्स के लिए एक नर्सरी को मेंटेन करना। तो यहाँ पे आप देखो इसके साथ डी वाला जो है सेंटेंस हमारा वो इससे, तो ए एफ के बाद आ रहा है हमारा डी, क्योंकि इससे पहले हमारी नर्सरी की बात हो चुकी है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि इनफैक्ट एक नर्सरी को मेंटेन करना मेन रिक्विजिट है एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ से जो हमारा सीक्वेंस बना दैट इज सी, ई, ए, एफ, डी एंड बी। तो अब चारों स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं। नाउ हमें फाइनल स्टेप, हमारा फिफ्थ स्टेप, उसमें हमें इसको एक थोरो रीडिंग देनी है कि मीनिंग बन रहा है या नहीं। सो अब हम ध्यान से रीडिंग करेंगे, टाइम चाहे हमें थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन अभी यहाँ पे क्रुशियल है, रीडिंग ज़रूर करना है। सो ग्रोइंग ओनली 1 or 2 क्रॉप्स सेल्डम प्रूव्स टू बी रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स along with the crops and additional activity needs to be taken up to increase income। तो यस, ये यहाँ पे एब्सोल्युटली फिट बैठ रहा है। ई के बाद था हमारा ए पार्ट, फॉर सम इट कुड बी रियरिंग एनिमल्स। हाँ, तो देखो अब यहाँ से हमें सीक्वेंस का अंदाजा यहाँ से अपने आप हो गया कि यहाँ पे पहले लाइन में हमने बात करी एक से ज़्यादा क्रॉप उगाना फार्मर्स के लिए रेम्यूनरेटिव है, तो उसके साथ क्रॉप उगाने के साथ उन्हें एक एडिशनल भी और कुछ लेना चाहिए। तो कुछ के लिए वो हो सकता है रियरिंग ऑफ एनिमल्स और अदर्स के लिए वो हो सकता है इट कुड बी मेंटेनिंग अ नर्सरी फॉर सप्लाइंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट सीडलिंग्स। तो ये दो काम साथ में कर सकते हैं सो दैट उनकी इनकम इंक्रीज हो जाए। देन इन फैक्ट मेंटेनिंग अ नर्सरी इज वन ऑफ द मेन रिक्विजिट्स फॉर एग्रीकल्चर। तो अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में हमने बात की नर्सरी की कि मेंटेन करना उन कुछ के लिए ये एडिशनल वर्क हो सकता है। देन हमने बोला कि हाँ, ये एक नर्सरी को मेंटेन करना एक मेन रिक्विजिट भी है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये यहाँ तक अब आप देखो हमारा मीनिंग साथ साथ जो है बनता चला गया, यानी कि अब तक हम करेक्ट जा रहे हैं। देन डी के बाद था हमारा लास्ट सेंटेंस जो कि हमारा क्लोजिंग सेंटेंस है, दैट इज
बी वाला, बिकॉज अ गुड नर्सरी इज असेंशियल फॉर सप्लाइंग। अब देखो सी वाले में जो इससे पहला वाला पार्ट था, यानी कि जो हमने अभी डी वाला पार्ट देखा, उसमें बात हो रही थी कि एक नर्सरी को मेंटेन करना सप्लाई के लिए, वो एग्रीकल्चर के लिए एक मेन रिक्विसाइट हो सकता है। सो लास्ट सेंटेंस देखो, बिकॉज अ गुड नर्सरी इज असेंशियल फॉर सप्लाइंग द राइट टाइप ऑफ सीडलिंग्स टू द फार्मर्स हु प्लांट इट ऑन लार्ज स्केल। तो ये यहाँ से हमारा कंक्लूजन भी हो गया कि गुड नर्सरी क्योंकि ज़रूरी है राइट टाइप ऑफ सीडलिंग्स को सप्लाई करने के लिए। तो अब यहाँ से यानी कि जो हमने सीक्वेंस बनाया है वो प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, किस बारे में बात हो रही है, सीक्वेंस पूरा बन रहा है कि पहले उसकी बात थी, फिर उसकी बात हुई, फिर उसकी बात हुई। तो मैंने आपको जैसा कहा था कि फाइनल स्टेप तक आपको खुद पता लग जाएगा कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किसके बाद क्या सही है या नहीं है। तो सीक्वेंस अपने आप यहाँ से आपको करेक्ट मिल जाएगा। आई गेस अब आपको यहाँ से बहुत सारी हेल्प जो है मिल गई है, किस तरीके से टिप्स यूज़ करने हैं आपको प्रॉपर पता लग गया है, एंड आपने देख भी लिया साथ साथ कि किस तरीके से मैंने इसको इन टिप्स को यूज़ किया है। आप भी टिप्स को ऐसे ही फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, देन मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको इससे हेल्प मिली है या नहीं मिली है। फीडबैक आप अपना ज़रूर शेयर कीजिए। सो अब यहाँ से हमारा सीक्वेंस बन गया, दैट इज CEAFDB। तो ये हमारा सीक्वेंस था। नाउ आते हैं हमारे 5 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखो अब किस तरीके से आएंगे। Which of the following would be the third statement after rearrangement? डायरेक्ट पूछा जाएगा, दैट इज वाई सीक्वेंस को नोट डाउन करके रखना। थर्ड कौन सा था? तो हमारा सीक्वेंस था CEA। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो यस, ये हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हुआ। देन सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट, बिना ऑप्शंस पढ़े हमें पता है ए। तो यस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देन पूछा गया है फिफ्थ स्टेटमेंट। तो फिफ्थ स्टेटमेंट यानी कि हमारी सेकेंड लास्ट थी, तो हमारा सीक्वेंस था CEAFDB। तो यानी कि डी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। देन फोर्थ सेंटेंस पूछा गया है, फोर्थ सेंटेंस था हमारा एफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, एफ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन इज सिक्स्थ सेंटेंस पूछा गया है। यहाँ पे सिक्स्थ की जगह आपसे लास्ट भी बोला जा सकता है, फर्स्ट भी बोला जा सकता है, पर कंफ्यूजन के लिए बोल देते हैं सिक्स की लास्ट बोलेंगे तो आप सीधा लास्ट में देखोगे। तो लास्ट जो हमारा सेंटेंस था वो था दैट इज बी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, बी। तो यानी कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब आपने देखा कि इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हमें कुछ फ्यू सेकंड्स लगे, क्योंकि हमने सीक्वेंस पहले प्रॉपर बना लिया था एंड उसको क्रॉस वेरीफाई भी हमने वहीं पे कर लिया था। तो हमें ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको क्रॉस वेरीफाई करने में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि क्रॉस वेरीफाई के लिए वो ऑप्शंस देख लेते हैं जहाँ पे 5 सेंटेंसेज होते हैं, वहाँ पर आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो जो भी फिक्स नहीं है। तो दैट इज़ वाई आप यहाँ से 6 सेंटेंसेज हैं तो आप यहाँ से हाँ पता लगा सकते हो कि 6th अगर आपका गलत है तो वहाँ पे आपको वो सेंटेंस नहीं मिलेगा, बट ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, सीक्वेंस बनाइए, देन फटाफट से आंसर को टिक 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 करते चले जाइए। सो आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप होता है। कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी आप टॉपिक कमेंट कर सकते हो। फीडबैक, आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है या नहीं है, कमेंट करना भी ज़रूरी है, तो कमेंट करना भी ना भूलें। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट से यहाँ आपके 5 क्वेश्चंस आई गेस पूरे फिक्स हो गए हैं, जो कि अब आपको इतना मुश्किल ये नहीं लगेगा। अभी भी आई नो कि थोड़ा मुश्किल कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा, बट बिलीव मी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे एंड इन स्टेप्स को फॉलो करते चले जाओगे आपको खुद इजी लगने लग जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी कोई इशू रहता है आई एम देयर, आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड साथ साथ प्रैक्टिस भी क्वेश्चन ज़रूर करते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना सब भूलते चले जाओगे। सो स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।